नौजवान हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अब तक के हमारे एपिसोड्स को देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डीडी उर्दू की इस खास कोशिश का मकसद पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार के नए मौक़ों के बारे में अहम और बेशकीमती मालूमात फराहम करना है। दोस्तों, वक्त के साथ बदलाव का आना एक कुदरती बात है। तालीम और रोज़गार के हवाले से बात करें तो कुछ रिवायती शोबों जैसे सरकारी नौकरी, डॉक्टर या इंजीनियर के अलावा अब नौजवानों को हुनरमंद बनाकर एक कामयाब सनतकार बनाने की सोच के साथ सरकार और तालीमी इदारे काम कर रहे हैं। मौजूदा सरकार की स्किल इंडिया मुहिम की बात करें तो इसका मकसद है सिर्फ ये कि आज का नौजवान स्किल्ड हो जाए, हुनरमंद हो जाए और उसके ज़रिए सनत या कारोबार करे, जिससे न सिर्फ खुद को बल्कि अपने जैसे सैकड़ों नौजवानों को रोज़गार देने का एक ज़रिया भी बने। दोस्तों, तेज़ी से बदलती दुनिया में आज तालीम और रोज़गार से जुड़ी हमारी सोच भी बदल चुकी है। इनोवेशन ने जहां नौजवानों के लिए तालीम के नए रास्ते हमवार किए हैं, वहीं ट्रेडिशनल तालीम से अलग हटकर कम वक्त में नौजवानों का न सिर्फ खुद मुख्तार बनाने की कोशिश हो रही है बल्कि दूसरों को भी रोज़गार देने वाला बना दिया है। जब हम स्किल इंडिया की बात करते हैं तो दरअसल हुनरमंद बनाने की बात की जाती है। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को समझने और नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जामिया मिलिया इस्लामिया के डायरेक्टर डॉक्टर ज़ीशान एच खान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपका खैर मकदम करता हूं। और साथ ही साथ मेरे साथ तालिबे इल्म भी मौजूद हैं। आप लोगों के लिए आपकी तरफ से ज़रा तालियां हो जाएं और सर के लिए भी। ये वो तालिबे इल्म हैं जो इनोवेशन के ज़रिए अपने मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं, लेकिन क्या चैलेंजेस इनके सामने आते हैं और क्या किस तरह की सलाह है जो इन्हें दरकार है, इन तमाम मसलों पर आज बातचीत होगी। और इनके ज़रिए मैं उम्मीद करूंगा कि आपके सवाल भी कहीं ना कहीं सामने आ पाएँ जो दर्शक इस वक्त टेलीविज़न के ज़रिए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं अपने मेहमान का और साथ ही साथ शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। सबसे पहले इनोवेशन, या जैसा अभी हमने बात की कि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो अभी तक चला आ रहा था, उसमें हम देखते थे कि या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई नौकरी हासिल करना है, लेकिन अब हम बच्चों को देख रहे हैं कि वो खुद मुख्तार होना चाहते हैं। वो किसी के लिए नौकरी करने के बजाय किसी को नौकरी देने वाला बनना चाहते हैं। आप इनोवेशन को या स्किल इंडिया का ये जो प्रयास चल रहा है, ख़ास तौर पर आपके अपने सेंटर पर, उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं? इसको किस तरह से हम डिफ़ाइन करें कि आज का बच्चा क्या चाह रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ आप बात करें इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंसेस का, तो एक ज़माना था इसका बहुत क्रेज़ था। शायद हमसे 5 साल या 10 साल पहले हर पेरेंट यही चाहता था कि मेरा बच्चा या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। लेकिन कितने बनेंगे, एक तादाद भी तय हो, तो तादाद तो हम तय कर नहीं पाए, अब बनाते चले गए। तो अब डिमांड तो कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नौकरियां ना मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज तो हमारे पास लिमिटेड हैं, रोज़गार के ज़रिए भी लिमिटेड हैं। तो अगर आप 10 साल पहले या 20 साल पहले यूरोप या यूएस देखें, यूरोप में एक ज़माने में बहुत जॉब क्राइसिस, इवन यूएस में भी काफ़ी जॉब क्राइसिस था। तो बेसिकली इनोवेशन और स्किल इंडिया हिंदुस्तान में लाने का मकसद ये था। चाइना हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल था कि किसी तरह से हम नौजवानों को, जो हमारी ट्रेडिशनल तालीम है, जो हम बीए, एमए, लैंग्वेजेस, आर्ट्स और ये सब सोशल साइंसेस में पढ़वाते हैं, शायद हर नौजवान जब बीए या एमए करने आता है तो एक ही मकसद होता है कि हम पढ़ें और नौकरी हासिल हो जी, ताकि सेटल हो, घर चला सके। एक ही मकसद वही था सबका, पढ़ने का। लेकिन शायद इनोवेशन और स्किल इंडिया ने उस मकसद को बदला है। देखिए, इनोवेशन और स्किल इंडिया का मकसद ये है कि हम नौकरी ना तलाश करें, हम जॉब क्रिएटर बने, दूसरों को
नौकरी के ज़रिए फराहम करें। और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अगर ये सही से मैनेजमेंट और प्लानिंग हो, जिसमें हमारी गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट हो, सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से काम करे, तो ये सबसे आसान चीज़ है। अगर आप देखिए चाइना के हर छोटे छोटे गांव में आपको एक इंडस्ट्री मिलेगी और वहाँ के गांव के लोग उस इंडस्ट्री में काम करके बहुत खुश हैं। हमारे यहाँ देखिए, छोटे गांव का आदमी कहाँ भागता है? मेट्रोज़ में। क्यों भागता है? कि साहब इतना तो मिल जाएगा, पेट भर जाएगा। हमने सोचा नहीं कि शायद हम इन्हें बुला के कहीं कुछ ऐसा इन्हें स्किल दें और गवर्नमेंट किसी तरह से फंडिंग करके उस स्किल बेस को इंडस्ट्री वहाँ लगा दे और उस स्किल से पूरे गांव को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्हें कम से कम रोज़गार मिले। अभी जब आपका ये सेंटर डेवलप हुआ और इसमें काफ़ी काम हो रहा है, मैं विमेन एम्पावरमेंट को यहाँ स्टूडियो में भी देख पा रहा हूँ, और आपको क्या लगा, कितने बच्चे एनकरेज हुए जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल एजुकेशन से हटकर अब अपना भरोसा बढ़ा पाए हैं कि हाँ, हम भी अपने स्टार्टअप्स डाल सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? कितना उनको कॉन्फिडेंस आया, क्या असर है? देखिए, बच्चों में, जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी की बात है, बच्चों में बहुत इनकरेजमेंट है, बहुत ज़्यादा इनकरेज हैं इस चीज़ को लेके कि किसी तरह से हम अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाएं, उससे प्रोटोटाइप के लेवल पे लाएं, जो प्रोटोटाइप से हम कोई अपना स्टार्टअप शुरू करें। और हमारे साथ एक हम बच्चा भी लेके आए हैं, काशिफ। इस बच्चे ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इसने एक रोबोट बनाया जो कि माइंस में जाके सारी डेटा कलेक्शन कर सकता है, पिक्चर ले सकता है। और आईआईटी बॉम्बे में इन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जहाँ से इन्हें अच्छा फर्स्ट अवार्ड मिला, शायद फर्स्ट अवार्ड मिला। और उसके बाद इन्होंने एक ड्रोन बनाया है अभी, जो उस जगह काम करेगा जहाँ जीपीएस सिग्नल नहीं जाते। तो उस लोकेशंस पे भी इनका ड्रोन जो है वो सारे डेटा और इमेजेस ला सकता है। अब इस बच्चे को हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका किसी इंडस्ट्री से लिंकेज हो, ताकि ये अपना स्टार्टअप चलाए, कोई एंजल इन्वेस्टर मिले और इस तरह की चीज़ों को एक कंपनी की फॉर्म में लाए। चलिए, मैं चाहूँगा कासिफ, क्योंकि एक बड़ा अच्छा मौका है, तो शुरुआत हम जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी इसमें शामिल करते हैं। ये हमारे यहाँ बीटेक कासिफ, ये बताएं किस तरह से आपके दिमाग में आया, क्या आपको लगता है कि बदले हालात में अब अपने इनोवेशंस को रखना या अपने आइडिएशन को रखना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि हम कुछ समय पहले अगर हमारे पास कुछ आइडियाज़ होते भी थे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा का डर बना रहता था? अब कितना बदला हुआ माहौल लगता है? अभी मैं ये कहूँगा, मैं अपने कॉलेज के हिसाब से कहता हूँ कि जब मैं कॉलेज में आया था तो उस वक्त CI ने उसी वक्त एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, आइडिया इनोवेट फॉर ए कॉज, आइडिया फॉर चेंज इनिशिएटिव स्टार्ट किए थे। खैर, उसके पहले जब मैं स्कूल में थे, सारी चीज़ें चलती थी, तो वो एक स्टेज नहीं दिखता था कि हमारे पास एक आइडिया तो है, लेकिन हम उसे लेके कहाँ जाएं, हम अपने स्कूल में जाएं या अगर हमें यूनिवर्सिटी के किसी एक सेल में जाएं। लेकिन कॉलेज में आके एक प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ पे हम चीज़ें, अपने आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बात यही है कि अब उसके बाद अगर आप स्किल इंडिया की बात करें, सारी चीज़ें, तो इन सबसे पहला काम ये होता है कि एक नौजवान को, एक स्टूडेंट को ये चीज़ दिख जाती है कि अगर हमारे पास एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया है तो हम उसको कहाँ पे लेकर जा सकते हैं। एक शुरुआत मिल जाती है, एक वो जो इनिशियल जो इनर्शिया होता है उसको आपको अगर प्रोटोटाइप भी बनाना है, कोई आइडिएशन है जो आपने शायद पेपर वर्क किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ठीक ठाक पैसा लगता है या मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इस तरह के सेंटर्स से आपकी वो मदद हो पाती है? मैं चाहूँगा कि आपको जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो भी एनकरेज हों अपने आइडियाज़ को लेकर। खैर, मैंने अभी तक 2 रोबोट बनाए हैं सेंटर ऑफ इनोवेशन के मदद से। तो उस रोबोट की शुरुआत ही एक आइडिएशन से हुई और सेंटर ऑफ इनोवेशन ने हमें वो ग्रांट्स प्रोवाइड किए। खैर, ग्रांट्स तो अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने मेंटोर्स प्रोवाइड किए, कॉलेज में एक जगह प्रोवाइड की कि आप जहाँ पे काम कर सकते हैं फ्रीली, और उस सारी चीज़ें मुहैया करी जो एक रोबोट को, एक आइडिया को एक प्रोटोटाइप लेवल पे लेके जाने की ज़रूरत है। तो अगर ऐसे इनोवेटिव सेंटर्स अगर हर कॉलेज में खुलते हैं या फिर अगर स्कूल में एक छोटे लेवल पे खोले जाता है, तो ये बहुत ही बड़ा, मतलब ये कहिए कि एक मदद होगा उन लोगों के लिए जो
अपने क्लास के करिकुलम से हटके एक अलग सोचते हैं, एक इंडिया में एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, कासिफ बैठे आप, कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है या और भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर इस तरह के सेंटर्स काफ़ी काम करते हैं। और जैसे ही कासिफ ने बताया कि इस तरह की मदद उन्हें यहाँ पर मिली, मेंटर्स उन्हें प्रोवाइड किए गए, नो डाउट फंडिंग इज़ एन इशू, एक बड़ी चुनौती होती है मूर्त रूप देने के लिए किसी भी आइडिएशन को। तो ऐसे में अगर हमारे यहाँ या जामिया में इस तरह का प्रयास हो रहा है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के प्रयास और होने चाहिए। क्या अब आपको लगता है और किस तरह के बदलाव या और किस तरह की ज़रूरतें आप महसूस कर रहे हैं जिससे और ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके? देखिए, ज़रूरतें तो अभी काफ़ी हैं। बेसिक चीज़ ये है कि जो इनोवेशन सेंटर्स को एक गवर्नमेंट को डेडिकेटेड फंडिंग देनी चाहिए, ताकि ये इनोवेशन सेंटर, देखिए आप अगर कहीं प्राइवेट बॉडी को फंड करें इनोवेशन के लिए जी, उन्हें सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। ज़्यादातर पैसा जो है वो एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने में खर्च होगा। यूनिवर्सिटी इज़ अ हब ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, जहाँ हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्ट चाहिए तो वी कॉल अ प्रोफेसर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ही डिड द जॉब। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर चाहिए, वी कॉल अ प्रोफेसर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ही डिड द जॉब। तो अगर गवर्नमेंट सेंटर फॉर इनोवेशन के हब जो शुरुआत करे, जो टॉप 10 या 20 रैंकिंग NRF की रैंकिंग यूनिवर्सिटी सेंटर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से शुरुआत करे और उन्हें कुछ एक फंड दे, एक पैकेज दे कि भाई आप इस पैकेज से अपना तो बच्चों को इनोवेशन को आगे बढ़ाइए, साथ साथ अपने साथ के स्कूल्स को ले लीजिए आप। इस वक्त ज़रूरत है कि स्कूल्स में इनोवेशन लैब्स हों। आप देखिए पब्लिक स्कूल्स, मेरे बच्चे अमेठी स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ इनोवेशन लैब है। उनकी सोच आम सरकारी स्कूल के बच्चों से सोच से बिल्कुल अलग है। उन्होंने अभी ये फैसला कर लिया कि उन्हें क्या करना है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पढ़ते थे तो हमने वो किया जो हमारे पेरेंट्स ने करवाया। तो ये जब तक कि इस तरह की सोच बच्चों में नहीं आएगी तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो आइडिया जनरेशन जो है वो स्कूल लेवल से ज़रूरत है। प्रोटोटाइप बन गया, आपने उसकी यूटिलिटी भी बताई, काफ़ी मेहनत भी ये कर रहे हैं, अब उम्मीदें बढ़ी होंगी। आगे क्या, कैसे इनका प्रोटोटाइप, या आपने जैसे कहा कि कंपनी से कनेक्ट करने की उम्मीद कर रहे हैं, उसमें किस तरह से आपका सेंटर सपोर्ट करेगा या किस तरह से आप मदद कर पाते हैं ऐसे बच्चों की? देखिए, ऐसे बच्चों के लिए अभी हम 14 मार्च को कुछ एंजल इन्वेस्टर्स बुला रहे हैं। हम एक मीट कराते हैं और वो इन्वेस्टर्स आके इन बच्चों का प्रोटोटाइप देखते हैं, उसका वर्किंग देखते हैं, एंड दे यूज टू टेक दिस प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। ये एक हमने पूरा एक प्रोसेस बनाया है। तो इसी तरह से हम साल में 2-3 बार ये मीट कराते हैं और जल्दी ही हम अप्रैल के महीने में एक ई-समिट भी करवा रहे हैं, जिसमें पूरा स्टार्टअप फंडिंग का एक सेशन है, जिसमें कई इन्वेस्टर्स होंगे और जिसमें उम्मीद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 20 स्टार्टअप उन इन्वेस्टर के सामने रखे जाएं। आपने ट्रेडिशनल एजुकेशन आपने खुद ली है और आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम से वाकिफ़ हैं। अभी आपको लगता है ट्रेडिशनल एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया है या आप इसके बीच में कोई बैलेंस भी देख पा रहे हैं? देखिए, ट्रेडिशनल एजुकेशन भी ज़रूरी है। आई गेस इसको ट्रेडिशनल एस्पिरेशंस बोलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो हमारे यहाँ बनी रहेगी। देखिए, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन या एस्पिरेशन आप जो भी कहें, ये भी ज़रूरी है, लेकिन करिकुलम में रिवीजन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप करिकुलम इस तरह का बनाएं कि आप 3 साल बच्चे को ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाएं, 1 साल बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ दें कि वो जो स्किल चाहता है जी, उस स्किल पे काम करे, ताकि वो आगे ये ना सोचे कि मुझे ये करने के बाद नौकरी चाहिए। मुझे ये करने के बाद जो मेरी 1 साल की ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को मुझे आगे बढ़ाना है। जब तक कि इस तरह की सोच नहीं आएगी हमारे नौजवानों में जी, जब तक ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, ये शायद हम फेस करते रहेंगे।
तो इस तरह की सोच ज़रूरी है। इनोवेशन बहुत अहम होता है किसी भी देश की कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए। हम कितने इनोवेटिव हो पाते हैं, या वो जो मेंटल प्रोसेस है इनोवेशन को सामने रखने की या नई इजाद को सामने रखने की, वो कितनी हमारे बच्चों के भीतर आ पाती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के माहौल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरह से उनके जो आइडियाज़ हैं उन्हें एनकरेज किया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पर मैं तो कुछ सवाल रख ही रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम सवाल होंगे उन बच्चों के जो खुद स्टार्टअप्स के लिए जाना चाहते हैं या अपने इनोवेशंस को और बेहतर शक्ल देना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा आप अब अपने सवाल पूछें। कौन सवाल पूछना चाहता है आप में से? सर मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो सरकारी जो स्कीम्स वगैरह हैं वो अपनी जगह है ही, और जामिया एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है जो जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये ऑलरेडी सेंटर जो है ये स्किल इंडिया मूवमेंट से ही पहले ही शुरू हो चुकी थी। इस सेंटर की नींव रखी जा चुकी थी, और क्योंकि स्किल इंडिया आया और फिर उसके साथ ही वो जो इनोवेशन के साथ जो एक आइडिया हुआ तो उसके साथ काम आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ जो ज़मीनी हकीकत है, जैसे जैसे कि आप कुछ बातें तो आपने डिस्कस कर ही ली है कि जो इन्वेस्टर वाली जो नीड है, तो इन्वेस्टर सर वो शुरुआती जो एंजल इन्वेस्टर है वो जो है वो एक बहुत मेजर, जो हमने पर्सनली 2-4 कंपनीज स्टार्टअप्स के लेवल पे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ करने की कोशिश की, तो जो हमने जो फाइंडिंग जो हमारे हैं वो ये हैं कि वो पूरा स्टेक होल्डिंग लेना चाहते हैं एक तरीके से। तो वो एक जहां हमें एक वैक्यूम महसूस होता है कि जहां पर सरकार की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से कि कुछ मजबूरियां यूनिवर्सिटी की होती है, जैसे कि उनके पास फंडिंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सरकार की तरफ से ही एक तरीके से वो इनडायरेक्टली सरकार पे ही आ जाती है वो जिम्मेदारी। अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर उस प्रमोटर में नहीं मिल पाता है कि किसी चीज़ को स्केल करने के लिए इनिशियल लेवल पे, कम से कम वो कमर्शियलाइज लेवल तक तो आए, इंक्यूबेशन लेवल पे। इक्विटी एक मेजर कंसर्न होता है, और इक्विटी भी तब जबकि नए बच्चे जिन्हें एंटरप्रेन्योरशिप का उतना आइडिया नहीं होता है, वो जब अपना प्रपोजल ले जाते हैं तो बड़ा स्टेक उनसे मांगा जाता है। हालांकि स्टेक को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, क्योंकि वो उसे अपना ब्रेन चाइल्ड मानते हैं तो उसे पकड़े रखना चाहते हैं, कई बार फिर वो वर्कआउट भी नहीं करता। वो पूरा एक अलग मसला है। बट फिर भी क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर इतना अच्छा आइडिया या इस तरह के आइडिएशन सामने हैं तो उन्हें आखिरी दौर तक पहुंचाया जाए? या देखिए, ये जो इक्विटी की बात हुई ये एक रियल प्रॉब्लम है, और बेसिकली इसमें होता ये है कि जो फंड करता है वो उस फंडिंग की वजह से उस आइडिया पे, उस इनोवेशन पे मैक्सिमम शेयर मांगता है। ये शायद हमारी एक इंडियन मेंटालिटी भी है जो हम कैरी करते हैं। हम इस कोशिश में हैं कि हम उस एक रेशियो फिक्स करें जहाँ ना कि जो बच्चा इनोवेशन कर रहा है उसका, बल्कि एक यूनिवर्सिटी का भी शेयर हो, ताकि वो जो एक बच्चे ने जो काम किया उस पैसे से कम 10 से 20 बच्चों का आगे फ़ायदा हो। तो हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं जिसमें एक शेयर सेंटर का होगा, एक शेयर बच्चे का होगा और एक शेयर कंपनी का होगा। उस फॉर्मूले पे जो एग्री करेंगे वो हमारे साथ काम करेंगे, जो नहीं एग्री करेंगे उनके साथ हमारे लिए काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक परेशानी है जिसे हमें दूर करना है। इसमें आपने एक अच्छा सुझाव दिया कि क्यों ना कोई ऐसी एजेंसी हो जो बच्चों को इस तरह की डीलिंग का पूरा मदद करे, इसमें उनके साथ में गार्जियन की तरह खड़े रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि जामिया या आपका सेंटर जो है वो तमाम बच्चों के साथ इस तरह की पॉलिसी बना रहा है? जी। या ऑलरेडी इस पर काम कर रहा है? नहीं, देखिए, अभी हम पॉलिसी मेकिंग की स्टेज में हैं, और जो हमारी ये 14 तारीख में जो मीट होनी है उसमें जितने भी लोग आएंगे उनसे हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें कन्विंस करें, ताकि जो कंपनी बने उसमें जो इनोवेटर है उसका भी कहीं ना कहीं नाम रहे। ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट देके वो बच्चे का नाम गायब हो जाए और जो इन्वेस्टर है वो अपने नाम से कंपनी शुरू कर दे। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है, और इसे कैसे टैकल करना है उसके लिए भी हम। आप पेटेंट में इन तमाम प्रोसेस में मदद करते हैं? पेटेंट में हमारी यूनिवर्सिटी में एक अलग सेल है। तो वो पेटेंट का काम वो सेल देखता है। बेसिकली हम लोग इनोवेशन को, प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप तक ले जाते हैं और उस प्रोटोटाइप को रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करते हैं।
और उसके बाद अगर पेटेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो पेटेंट सेल के जो लोग हैं उन लोगों की मदद से पेटेंट की अप्लाई किया जाता है। ये हमारी आपकी बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बात सिर्फ जामिया तक सीमित नहीं है। अभी बहुत से बच्चे हैं, सिर्फ ये नहीं, वो नौजवान भी जो इस वक्त टेलीविज़न के ज़रिए देख रहे हैं या इंटरनेट के ज़रिए इस प्रोग्राम को बाद में भी देखते हैं, तो उनके जहन में बहुत से सवालात आते हैं और ख़ास तौर पर सबसे अहम जो इन्होंने सवाल उठाया है वो इन्वेस्टमेंट का सवाल है। सो इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इशू हमेशा से स्टार्टअप्स के लिए और न्यू एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका समाधान पॉलिसी लेवल पर कुछ निकल कर आएगा, सरकार भी इस और बेहतर ध्यान देगी या इसके लिए कोई बड़ी पॉलिसी बनाएगी। मैं चाहूँगा कुछ और सवाल आप लोग पूछें अपने। मेरा सवाल ये है कि ये कोर्स करने के बाद क्या मुझे रोज़गार मिल सकता है या किसी कंपनी में? जी, तो मैं आपको बता दूं, पहले तो ये LBI क्या चीज़ है। LBI लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर है जो कि MSME ने फंडिंग देके इसे इस्टेब्लिश करवाया यूनिवर्सिटी में, जिसके तहत काफ़ी प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जी। उन प्रोजेक्ट्स पे जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या जो बच्चे हाउस वाइफ्स हैं या जो बच्चे ड्यूरिंग स्कूल स्टडीज़, अब यहाँ तक कि ये कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम इवनिंग कोर्स रन करते हैं, तो इवनिंग में वो इस तरह की स्किल सीखते हैं। तो उसके तहत हम बच्चों को की स्किल डेवलप करा रहे हैं ताकि वो बच्चे वो स्किल लेके चाहें तो वो रोज़गार ले लें, नौकरी करें या अपना बिजनेस शुरू कर दें। तो जहाँ तक टेलरिंग कोर्स की बात है तो ये भी एक प्रोजेक्ट था उसमें, जिसमें जो बच्चियाँ हैं या लेडीज़ हैं वो टेलरिंग का कटिंग और स्टिचिंग वगैरह ये सीखना चाहती हैं, तो वो उन्हें सिखाया जाता है वहाँ पर। और एक सर्टिफिकेट हम देते हैं जो कि MSME का साथ जामिया का सर्टिफिकेट है। उस सर्टिफिकेट से उन्हें चाहें तो वो नौकरी कर सकते हैं और उस सर्टिफिकेट पे उन्हें गवर्नमेंट लोन भी मिल सकता है अपना काम शुरू करने के लिए। देखिए, जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो स्किल का मतलब ही ये है कि जिसके पास स्किल है वो कभी भूखा नहीं रह सकता, ऐसा कहा जाता है। और एक्चुअली स्किल्ड लोगों की मार्केट को ज़रूरत है। जितनी ज़रूरत स्किल्ड लोगों को नौकरी की है उससे ज़्यादा नौकरियों को या मार्केट को स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। तो अगर ऐसे सेंटर से आप लोग कोर्सेज करते हैं तो जाहिर तौर पर उसका सर्टिफिकेशन के साथ साथ में वो जो आपने सीखा है वो ज़्यादा अहमियत रखता है और नो डाउट सर्टिफिकेट्स भी आपके काम नौकरियों में आएंगे, जैसा आपने कहा। मेरा नाम नम्रा है और मैं टेलरिंग का कोर्स कर रही हूँ फ्रॉम जामिया LBI। मैं ये पूछना चाहती हूँ ऑनलाइन बिजनेस में कैसे सेटअप करूँ और उसकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ थोड़ा बहुत बता दें आप। देखिए, ऐसा है, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। टेलरिंग, अब जो आपने बात की ऑनलाइन बिजनेस की, तो इसमें कहीं ना कहीं आपने इनोवेशन डाल दिया। मैं अभी ये बड़ा खूबसूरत लगा मुझे कॉम्बिनेशन की, एक स्किल से नौकरी की बात कर रहे हैं, दूसरे अपने इनोवेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, टेलरिंग में आप कोई दुकान खोल लीजिए, बुटीक खोल लीजिए, दैट इज़ अ डायरेक्ट कस्टमर टू, जो आपका बिजनेस है, डायरेक्ट बिजनेस है, कस्टमर इज कमिंग टू यू एंड यू आर हैंडलिंग देम। ऑनलाइन इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म, जहां आप मोबाइल ऐप से बात कर सकते हैं, एक वेबसाइट बनवा सकते हैं, फेसबुक से कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और सबसे आसान व्हाट्सएप है। तो इसके ज़रिए आप अपनी पब्लिसिटी करिए, जो प्रोडक्ट्स बनाएं वो उस पर डालिए, उसके कितने लोग लाइक करते हैं उनसे कनेक्ट होइए। तो जब आप पूरा एक प्लेटफॉर्म बना लेंगे तो जो चीज़ आप बनाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे अगर डालेंगे तो जाहिर है बहुत जल्दी बिकेगी, रादर देन वेटिंग फॉर अ कस्टमर टू कम एंड बाय। तो जाहिर ये एक इनोवेशन है, जो आप लोगों में सोच थोड़ी सी अगर इनोवेटिव हो जाए तो एक मामूली स्किल भी काफ़ी कामयाब हो सकती है। डॉक्टर जीशान, अगर रोबोटिक्स की बात करते हैं तो हमने देखा कि आपने अलग अलग प्रोफेसर्स या अलग अलग एक्सपर्ट्स मुहैया करवाए। जब इस तरह से बच्चे कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं या ऑफलाइन बिजनेस भी वो डेवलप करना चाहते हैं, तब भी उन्हें एक असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि सिर्फ स्किल से बात नहीं बनती है। बिजनेस की दूसरी स्ट्रैटेजीज़ को समझना,
या मान लीजिए ऑनलाइन के खर्चे कम होते हैं लेकिन इसके बावजूद कुछ खर्चे होते हैं या कुछ सलाहियतों की ज़रूरत होती है, क्या वहाँ पर सेंटर मदद करता है? इन्हें स्किल मिल गई है, उसके बाद में अगर इनके पास इस तरह का कोई आइडिया है, वो सपोर्ट चाहते हैं, तो क्या वो सपोर्ट इनको किया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जो सेंटर फॉर इनोवेशन है, हमारे अपने करीब 250 बच्चे वॉलंटियर्स हैं यूनिवर्सिटी के। हम हर साल एक इंटरव्यू कराते हैं जी फॉर द वॉलंटियर्स ऑफ द सेंटर फॉर इनोवेशन, और उन 250 बच्चों में हमारे यहाँ ग्रुप्स हैं। लाइक हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बच्चे, जो बच्चे मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट या कंप्यूटर, वो बच्चे दे आर एक्सपर्ट्स इन मोबाइल ऐप, वेबसाइट बनाना, फेसबुक, ये सब। फेसबुक तो खैर आजकल आम आदमी एक्सपर्ट है, तो वो एक टीम है हमारे पास। तो इन बच्चों की हम उस टीम से कोऑर्डिनेट कराते हैं। तो इन बच्चों के लिए मोबाइल ऐप, वेबसाइट, ये सारे काम वो बच्चे इन्हें इस तरह के सिखाते हैं और इनके लिए वो काम कर देते हैं। तो ये एक हमारा पूरा एक नेटवर्क है जहां हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस भी ले रहे हैं और बच्चों को एक दूसरे के साथ काम करने में उस मज़ा भी वेब आता में है। ये लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं या अपनी चीज़ों को कैसे रखते हैं, वो इनकी वो अपनी- काम सेंटर फॉर इनोवेशन का है। हमारी पास पूरी एक टीम है, हमारे एक कंसल्टेंट हैं जी जो पूरा बच्चे को बताते हैं कि कैसे बिजनेस प्लान होगा, क्या क्या चीज़ें आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान में रखनी होंगी, जी अगर आपको फंडिंग चाहिए तो कहाँ अप्लाई करना होगा। ये सारी हमारे कंसल्टेंट जो है बच्चे को काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरह का पूरा हम प्रोविज़न रखते हैं ताकि बच्चा अगर चाहे तो हमारे यहाँ से काउंसलिंग लेके उस बिजनेस को किसी भी तरह से आगे बढ़ा सके। इनोवेशन और स्टार्टअप्स ये आज के बड़े नारे हैं, मैं कह सकता हूं, और बच्चों में एक उत्साह भी बढ़ा रहे हैं। तमाम युवा आप सोचते हैं कि वो भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, वो भी औरों को रोज़गार दे सकते हैं और उनकी खुद की जो रोज़गार की, या जैसे हमने शुरुआत की थी कि घर परिवार चला पाएँ या हमारी आमदनी कैसे होगी, उसकी चिंताओं को दूर किया जा सकता है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट हो या स्टार्टअप हो या यंग एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये सिर्फ एक फैशन बनकर ना रह जाए। इसकी दौड़ में हर कोई भेड़ चाल ना चलने लगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसे भी किसी अन्य कोर्स की तरह बहुत गंभीरता से समझा जाए। और मुझे लगता है कि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इसे एक एपिसोड में समेटना बड़ा मुश्किल है। तो अगले हफ्ते हम एक और एपिसोड में इस मसले पर बातचीत करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज जो बातचीत हमने की है उससे कई जानकारियां आपको यंग एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स के बारे में मिली होंगी। अगले हफ्ते नौजवान हिंदुस्तान में इसी मसले पर बातचीत को जारी रखेंगे। लेकिन आज के लिए दीजिए इजाज़त, खुदा।